सुशीला अपने बेटे कुणाल के लिए बहुत ही चुनकर बहू लेकर आती है। सुशीला की बहू नीलम बड़ी गुणी और सुंदर है। वो जॉब भी करती है और घर भी अच्छे से संभालती है। सुशीला अपनी बहू को बहुत प्यार करती है। नीलम को कभी भी ये एहसास नहीं होता कि वो अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में है। नीलम, ए नीलम बहू, कहाँ हो? जल्दी आओ और मेरा सामान उठाने में थोड़ी मदद कर दो बेटा। अरे माँ जी, आप ये इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करके आ रही हैं? आप तो बस घर के एक दो सामान लेने गई थी ना? अरे गई तो थी, पर वहाँ मुझे एक नई दुकान दिख गई और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी शॉपिंग ही कर लूँ। लाइए, पहले ये सब ठेले आप मुझे दीजिए और आराम से बैठिए। आज तो बहुत थकी मैं, बाहर बहुत ही गर्मी थी। अच्छा माँ जी, दिखाइए तो सही आप क्या लेकर आई हैं। ये देख, ये नीला सूट मैं अपने लिए लाई हूँ और ये गुलाबी तेरे लिए, और ये 2 टी-शर्ट मैं कुणाल के लिए लेकर आई हूँ। वाह माँ जी, ये तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। सास और बहू अपने गप्पे मार रहे थे, तभी उनकी काम वाली लक्ष्मी बर्तन धोकर जाने लगती है। जाते जाते वो भी वहाँ खड़े होकर कपड़े देखने लगती है। कपड़े तो सच में बहुत ही सुंदर है मालकिन, आपकी पसंद का ना कोई जवाब नहीं। अरे ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा तू जरा मुड़कर तो दिखा। क्या हुआ मालकिन? अरे ये देख, तेरा सारा सूट फट रहा है। ऐसे फटे कपड़े पहनकर तू घर घर जाती है, कोई अच्छा लगता है क्या? परसों ही तुझे मैंने तनख्वाह भी दी थी, आपने लिए कपड़े क्यों नहीं लिए? अरे मालकिन, आपको तो पता ही है मेरा आदमी कैसा है, तनख्वाह देखी नहीं कि सब छीन लेता है। एक काम कर, तू ये सूट रख ले और अब दोबारा ये फटा सूट मत पहनना। और हाँ, ये कुछ पैसे, इन पैसों को अपने आदमी से छुपा कर रखियो, ये तेरे काम आएंगे, समझी? अरे नहीं नहीं मालकिन, ये इतना महंगा सूट और ये तो आप अपने लिए लाई हो ना, और ये इतने सारे पैसे मैं नहीं ले सकती। हाँ माँ जी, ये तो आप अपने लिए लाई हो ना, और आपने तनख्वाह दी तो दी थी ना। अरे बहू कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आऊंगी। अरे मालकिन, अरे अब बस कर, तू भी तो मेरी बहू जैसी है, मेरी नीलम जैसी। लक्ष्मी पैसे और सूट लेकर चली जाती है। नीलम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसकी सास ने इतना महंगा सूट इतने झट से लक्ष्मी को दे दिया, पर वो बिना बोले वहां से चली जाती है। अगले दिन कुणाल और पिंकी को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था, इसलिए कुणाल अपनी माँ को पैसों से भरा एक लिफाफा पकड़ाता है और बैंक में जमा करने को कहता है। सुशीला वो लिफाफा बैग में डालकर बैंक के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में सुशीला को अपनी पुरानी पड़ोसन की बहू मिल जाती है। अरे पिंकी, तू यहाँ कैसे? माँ जी, बस यहाँ किसी काम से आई थी। अच्छा, आजकल तुम लोग कहाँ रह रहे हो? यहाँ से जब से गए हो तब से आज तक तुम्हारी सास से तो मिलना ही नहीं हुआ। माँ जी, उनका तो अभी 2 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ है। उनकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। माँ जी, हमारा तो घर भी बिक गया और इन सब भाग दौड़ में मेरी नौकरी भी चली गई। अब तो यहीं पास में एक छोटे से कमरे में किराए पर रहती हूँ। बहुत परेशान हो गई हूँ माँ जी। मम्मा देखो, उस लड़की के पास कितनी अच्छी साइकिल है, मुझे भी ऐसी साइकिल चाहिए मम्मा। नहीं बेटा, वो साइकिल बहुत महंगी है, हम नहीं ले सकते। चलो जाओ, तुम बच्चों के साथ जाकर खेलो बेटा। सुशीला बड़ी भावुक हो जाती है। उस बच्ची को ऐसे एक साइकिल के लिए रोते देख उसे बड़ा दुख होता है। वो जल्दी से अपना पर्स खोलती है और उसमें से सारे पैसे निकालकर पिंकी के हाथ में रख देती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? अरे अब कुछ मत बोल, बस चुपचाप ये रख ले और मेरी अपनी बेटी को साइकिल दिला देना, और बाकी पैसे तुम्हारे काम में आएंगे। पर माँ जी, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अरे क्यों नहीं ले सकती? तू मुझे माँ जी बोलती है ना, फिर तू भी तो मेरी बहू जैसी हुई। अब बहुत अच्छी है माँ जी, मेरी सासू माँ आपकी ऐसे ही तारीफ नहीं करती। सुशीला को पिंकी की मदद करके बड़ा अच्छा लगता है। वो खुशी खुशी घर आती है। अरे माँ जी, आपको इतनी देर कैसे होगी? आपने बैंक में पैसे जमा तो करवा दिए ना? पैसे? बहू तुझे पता है, मुझे आज ना मधु की बहू पिंकी मिल गई थी रास्ते में। मुझे तो सुनकर बड़ा ही धक्का लगा। बेचारों का घर भी बिक गया और बेटे की नौकरी भी चली गई, यहीं कहीं किराए पर रह रहे हैं। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपको उनको देखने जाना चाहिए।
हाँ, मैं 2-3 दिन में ज़रूर होकर आऊँगी। अच्छा माँ जी, वो बैंक की स्लिप दे दीजिए ना, मैं अलमारी में रख दूँ। मैं बैंक तो जा नहीं पाई बहू। ओह अच्छा, वो पिंकी मिल गई थी इसलिए। कोई बात नहीं, अब कल मैं ही पैसे जमा कर आऊँगी। वैसे भी कल मेरी छुट्टी है, पैसे दे दीजिए। अरे बहू, वो ना पिंकी की बेटी एक साइकिल के लिए रो रही थी और पिंकी की हालत भी बड़ी बुरी हो रही थी, तो मुझसे देखा नहीं गया। तो आपने क्या किया माँ जी? मैंने वो सारे पैसे पिंकी को दे दिया। ये सुनकर नीलम वहीं खड़ी हो जाती है। उसे तो एक बार को यकीन ही नहीं होता। उसकी हालत देखने वाली होती है। अरे क्या हुआ बहू, ऐसे चौंक कर क्यों खड़ी हो गई? मैंने उसकी मदद करके एक अच्छा काम ही तो किया है। माँ जी, वो एक बहुत बड़ी रकम थी जो हम अपने नए घर के लिए जमा कर रहे थे। आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? मदद के नाम पर आप उसे साइकिल दिला देती, पर इतने सारे पैसे दे दिए। अरे वो भी तो मेरी बहू जैसी है ना। मैं क्या बोलूं अब ये शाम को आएंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। रात को जब कुणाल खाना खाकर सोने की तैयारी में होता है तो नीलम गुस्से में उसके पास जाती है। भूल जाओ कि हम नया बड़ा घर ले पाएंगे कभी भी। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो नीलम, हम नया बड़ा घर ज़रूर लेंगे। कैसे लेंगे? फ्री में मिल जाएगा क्या? अरे फ्री में क्यों मिलेगा, हम हर महीने पैसे बचाकर बैंक में जमा तो करवाते हैं, उनसे लेंगे। वो पैसे बैंक तक पहुंचेंगे तब ना। अरे क्या हुआ, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारी माँ पूरी दुनिया को ऐसे ही पैसे लुटाती रही ना, तो ऐसा ना हो कि हमारा ये छोटा सा घर भी बिक जाए और हम सड़क पर आ जाएं। अब किसको दे दिए पैसे उन्होंने? वो मधु आंटी को, उनके पड़ोस में रहती थी ना, उनकी बहू पिंकी मिली थी, उनको सारे पैसे दिए आई हैं जो तुमने बैंक में जमा करने को दिए थे। हैं? ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी भी ऐसी ही हालत हो गई थी जब उन्होंने मुझे बताया था। अरे मदद करना बुरा नहीं है, पर इतनी ऐसे पैसे लुटा लुटा कर हर किसी को बोल देती है, अरे ये तो मेरी बहू जैसी है, ये तो मेरी बहू जैसी है। जाने कितनी बहू बना रखी है तुम्हारी माँ ने। माँ के इस दान पुण्य से मैं भी दुखी हूँ। हम इतने तो अमीर नहीं है, पर माँ समझती क्यों नहीं है? जिसको ही तकलीफ में देखती है बस उनको उसमें तुम नजर आ जाती हो। मैं कैसे? अरे मतलब उनको सब अपनी बहू जैसी लगती है। कुणाल और नीलम उस रात बड़े परेशान रहते हैं, पर वो अपनी माँ को कुछ बोल भी नहीं सकते थे, नहीं तो कहीं उन्हें बुरा लग गया तो। अगले दिन एक नई शुरुआत होती है। कुणाल और नीलम दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद सुशीला घर पर अकेली होती है। वो घर पर बोर हो रही थी, इसलिए टीवी देखने लगती है। कुछ देर बाद दरवाजे की बैल बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया? वो जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसका भतीजा और उसकी बहू रज्जो खड़े थे। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आओ अंदर आ जाओ। तुम दोनों आने वाले हो, मुझे बता देते तो मैं नीलम को ऑफिस नहीं जाने देती। अरे नहीं नहीं बुआ जी, भाभी जी की छुट्टी क्यों करवानी, वो तो आज अचानक आना पड़ गया, वरना फ़ोन करके ही आता। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो तेरा ही घर है। अच्छा मैं पहले कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर हम बातें करते हैं। अरे नहीं नहीं बुआ जी, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? वो बुआ जी समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे बोलूँ। अरे जैसे बचपन में बोलता था ना, बिल्कुल वैसे। आज बड़ा हो गया है तो बुआ को नहीं बताएगा क्या? है, चल जल्दी से बता क्या बात है। वो बुआ जी, वो बुआ जी मैं बताती हूँ आपको। दरअसल इनको काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए बाहर जाना है। अब ये मुझे अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते, इसलिए बस चाहते हैं कि जब तक ये वापस ना आए मैं यहीं रहूँ आपके पास। वो बुआ जी ऐसी हालत में किसी बड़े का होना तो ज़रूरी है ना। कैसी हालत में बेटा, क्या हुआ है? वो रज्जो पेट से है, अभी दूसरा महीना ही लगा है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, मैं तो बड़ी खुश हूँ। अब मैं जल्दी दादी भी बन जाऊंगी, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर दी है। और हाँ, तू रज्जो की चिंता मत कर, ये भी तो मेरी बहू ही है, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। आप बहुत अच्छी हो बुआ जी। राजू अपनी बीवी रज्जो को सुशीला के पास छोड़कर चला जाता है। बहू तू जा अंदर कमरे में आराम कर, बिल्कुल अपने घर की तरह रहना। हाँ, जैसे मेरी नीलम बहू है वैसे ही तू है मेरे लिए। कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना है। जी माँ जी।
शाम को कुणाल और नीलम थके हारे ऑफिस से आते हैं। आने में उनको देर हो जाती है, इसलिए नीलम फटाफट किचन में खाना बनाने जाती है। अरे बहू, क्या बना रही है? आलू मटर और रोटी बना रही हूँ माँ जी। अच्छा, तो एक जने का खाना और बना देना। हाँ, किसके लिए माँ जी? कोई आ रहा है क्या? आ नहीं रहा, आ गई है मेरी बहू रज्जो। वो राजू है ना, मेरा भतीजा, उसकी बीवी रज्जो। अच्छा, रज्जो आई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब रज्जो को बोल देना कि 2-4 दिन रहकर ही जाए। अरे 2-4 दिन नहीं, अभी तो वो यहीं रहेगी। यहीं रहेगी मतलब? सुशीला फिर नीलम को सारी बात बताती है। नीलम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर क्या बोले। वो सीधा कुणाल के पास जाती है। ये भगवान, माँ भी ना, एक प्रेग्नेंट औरत को ऐसे कैसे अपनी जिम्मेदारी पर रख लिया, और वो भी पता नहीं कब तक के लिए। छोड़ो भी, मैं तो बस बताने आई थी। मैं चलती हूँ, जाकर खाना भी तो बनाना है। नीलम वापस जाकर खाना बनाने लगती है। तभी रज्जो आकर कहती है, अरे दीदी नमस्ते, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ रज्जो, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ दीदी। अच्छा, आप क्या बना रही हो? आलू मटर। आलू मटर? मुझे तो पनीर की सब्जी खाने का मन था। खैर कोई ना, आलू मटर ही खा लूँगी। ये बात सुशीला सुन लेती है और उसी वक्त नीलम को पनीर की सब्जी बनाने के लिए कहती है। नीलम पहले ही थकी हारी होती है और ऊपर से पनीर की सब्जी। रज्जो मुस्कुराते हुए एक सेब उठाकर वहां से निकल जाती है। नीलम गुस्से में एकदम लाल चुपचाप खड़ी थी। 2-2 सब्जी बनाने में उसे घंटों लग जाते हैं। वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाई रही थी कि रज्जो बोल पड़ती है, दीदी मुझे सलाद भी देना। वो डॉक्टर ने बोला है कि जितनी ज़्यादा सलाद और फल खाओगी उतना ही बच्चे के लिए अच्छा है। सलाद? नहीं नहीं, आप थक गई होगी ना, अब बैठो, मैं ले लेती हूँ सब कुछ। अरे बहू, तू आराम से बैठ और खाने का स्वाद ले। जी माँ जी। अरे नीलम, तुझे नहीं, मैं रज्जो को बोल रही थी। वो प्रेग्नेंट है ना, तू जा उसके लिए सलाद लेकर आ। जी माँ जी। कुणाल ये सब देख रहा था और उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। सब लोग खाना खाने लगते हैं, पर कुणाल और नीलम का खाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उनको रज्जो की हरकतें बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। पर सुशीला जी को कुछ दिखे तब ना। वो रज्जो को कोई काम नहीं करने देती और उसके ऊपर ढेरों पैसे उड़ाती रहती। काफी दिन निकल जाते हैं। कुणाल और नीलम अपने सामने सुशीला को पैसे लुटाते चुपचाप देखते रहते हैं। एक दिन कुणाल ठान लेता है कि वो अपनी माँ से इस बारे में बात करेगा, पर वो जैसे ही उनको समझाता है, सुशीला जी रोने लगती है। मैं तो बस एक अच्छा काम कर रही थी बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो मैं उसे आज ही बोल देती हूँ। माँ ऐसी बात नहीं है, अब समझो ना। वो अब क्यों नहीं देख पा रही हो माँ? आप रहने दो प्लीज, माँ जी को कुछ मत बोलो। माँ जी कुछ गलत नहीं कर रही है। आप चलो अभी अपने कमरे में चलकर आराम करो। नीलम कुणाल को अपने कमरे में ले जाती है। कुणाल को ये बात समझ में नहीं आती कि नीलम ने माँ जी को समझाने क्यों नहीं दिया। माँ जी को कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब तक वो अपनी आंखों से देख नहीं लेगी, उनको यकीन नहीं होगा। और ये काम मैं करूंगी। अब बस आप देखते जाओ। अगले ही दिन नीलम की छुट्टी होती है और वो घर पर ही रहकर रज्जो पर नजर रखती है। नीलम और सुशीला बाहर सोफे पर बैठे थे, तभी वहां रज्जो आती है। माँ जी, मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। मैंने इनको फ़ोन किया था कि पैसे भेज दिए, पर फ़ोन लगा ही नहीं। अरे मैं देती हूँ ना पैसे, बता कितने चाहिए? जी बस 10,000। 10,000? मैं इनसे वापस करवा दूंगी दीदी। अरे नहीं नहीं रज्जो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम रख सकती हो। रज्जो पैसे लेकर मुस्कुराती हुई वहां से डॉक्टर के पास चली जाती है। नीलम अपनी सासू माँ के पास बैठी थोड़ी देर बातें करती है, फिर बातों ही बातों में बोल देती है, बेचारी रज्जो यहाँ कितनी अकेली है ना। देखो ना, डॉक्टर के पास भी अकेले जाना पड़ता है। अरे मैं तो उससे कहती हूँ कि मुझे ले जाया कर, पर वो मना कर देती है। क्योंकि वो नहीं चाहती ना कि आप परेशान हो। पर आपको जाना चाहिए माँ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है आपने, तो ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है। क्या पता अंदर अंदर उसे कोई तकलीफ हो। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं बहू, मैं अब अगली बार से उसके साथ जरूर जाऊंगी। अरे माँ जी, अगली बार क्यों, अभी चलते हैं ना, मेरी भी छुट्टी है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वहाँ से हम रज्जू को कुछ अच्छा सा खिलाने ले चलेंगे और वो हमें वहाँ अचानक ऐसे डॉक्टर के पास देखेगी तो कितनी खुश हो जाएगी ना। हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चल चल जल्दी चलते हैं। नीलम और सुशीला रज्जू के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। वो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं।
पर वहां जाकर उनको एक नई कहानी सुनने मिलती है। रज्जू? कौन रज्जू? मेरे पास कोई रज्जू नाम की प्रेग्नेंट लेडी नहीं आती मैम। आप किसी दूसरे क्लिनिक में आ गई हो। अरे रज्जो तो हमेशा मुझे आपके ही क्लिनिक का नाम बताती है। अरे माँ जी, क्या पता हम ही गलत आ गए हो। चलो चलते यहाँ से, मैं आपको ना अभी एक और बढ़िया सी जगह लेकर जाती हूँ। अरे पर रज्जो। अरे जब घर जाओगे तो उससे खुद पूछ लेना, ठीक है ना। नीलम अपनी सास को एक मॉल में लेकर जाती है। वहां अपनी सास को सीधा एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। ये जगह ठीक है बैठने के लिए माँ जी, बैठी ना, यहाँ का खाना ना बहुत यम्मी है। अरे पर घर पर खाना बना तो है ना बेटा। अरे माँ जी, कभी कभी बाहर का खाना भी खा लेना चाहिए। नीलम खाना ऑर्डर करती है और दोनों सास बहू खाना खाने लगती है। खाना खाते खाते सुशीला जी एकदम रुक जाती हैं। उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। क्या हुआ माँ जी, रुक क्यों गई? खाओ ना खाना। नीलम, बहू जरा वो देखना, उधर वो रज्जू और राजू ही है ना, या मेरी आंखें धोखा खा रही है? अरे हाँ, ये तो राजू और रज्जू ही है। ये यहाँ क्या कर रही है? और ये राजू तो बाहर गया था। चलिए माँ जी, अभी चलकर पूछ लेते हैं। नीलम और सुशीला उन दोनों के पास जाते हैं। राजू और रज्जू की तो सुशीला और नीलम को देखकर ही हालत खराब हो जाती है। यह सब क्या है रज्जो? तू तो डॉक्टर के पास गई थी ना, और तू तो बाहर गया हुआ था। और ये तेरा पेट, तू प्रेग्नेंट थी तो ये पेट अचानक से गायब कैसे हो गया रज्जो? वो माँ जी, मैं डॉक्टर के पास ही गई थी, पर वो मैं तो आज ही आया हूँ बुआ। सर आपका बिल। और हाँ, आप पिछले हफ्ते अपना ये बॉक्स यहीं भूल गए थे। पिछले हफ्ते? पर ये तो 2 महीने से बाहर था। बॉक्स किसी और का होगा। नहीं मैम, ये तो हर हफ्ते लंच करने यहीं आते हैं। ये बॉक्स इनका ही है। चलो माँ, घर चलते हैं, अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुणाल और नीलम उसी वक्त सुशीला को घर ले आते हैं। पिछले हफ्ते उसी रेस्टोरेंट में मेरी मीटिंग थी और तभी मुझे ये सब पता चला। तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप यकीन नहीं करती ना, इसलिए ये सब आपके सामने लाना ज़रूरी था। रज्जू और राजू ने आपको पागल बनाया। ना तो वो प्रेग्नेंट थी और ना ही राजू बाहर गया हुआ था। वो बस आपको लूट रहे थे माँ जी। पता नहीं है आपको किसी भी बेचारी लड़की को देखकर क्या हो जाता है। सबको अपनी बहू समझ बैठती हो और सब लुटाने तैयार हो जाती हो। रजनी जल्दी करो, तुम सब, मम्मी पापा जा रहे हैं। रजनी और सरोज दोनों भागते हुए आती हैं और सास ससुर के पैर छू के आशीर्वाद लेती हैं। खुश रहो तुम दोनों। राजेश, संदेश, दोनों ख्याल रखना इनका। शादी के बाद पहली बार शहर इतनी दूर आई हैं। हाँ, बहुत भोली है मेरी दोनों बहू, संभालना। इतना बोलकर दोनों चले जाते हैं। इस घर की 2 बहुएं, जिठानी सरोज और देवरानी रजनी, घर की जान थी। घर के हर एक काम का परफेक्ट नॉलेज था उनको। कौन सा काम कब करना है, कौन सा बर्तन किस मौके पर यूज करना है, कौन सा फेस्टिवल कब आता है, सब पता था। लेकिन बाहर की दुनिया उनके लिए एकदम अजीब थी। मार्केट के रेट, फैशन का ट्रेंड, कौन सा डिजाइन चल रहा है, इन सब चीजों का उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था। दीदी, करवा चौथ आने वाला है, याद है ना आपको? हाँ रजनी, याद है। वो त्योहार कैसे भूलेंगे भला। हमारे पति देव, उनके लिए ही तो हम जी रहे हैं, वही तो सब कुछ है। हाँ सही कहा। घर की साफ सफाई भी करनी है और ये विमला अभी तक आई नहीं। कितनी बार कहा है उससे कि टाइम से आ जाया कर, पर नहीं। सरोज बात करते करते सोफे पर न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाती है और रजनी किचन में चली जाती है। सरोज घड़ी के देखते हुए कहती है, रजनी इतना टाइम हो गया, ये विमला अभी तक आई नहीं, कितना काम बाकी है। हाँ दीदी, पर एक बात तो है, काम बहुत फास्ट करती है, बस उसका बोलने का स्टाइल थोड़ा अलग है। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन टाइम भी कोई चीज होती है ना, थोड़ा तो सोचना चाहिए उसे। तभी दरवाजा खुलता है। विमला एटीट्यूड के साथ एंट्री करती है। हल्की प्रिंटेड साड़ी, पल्लू कमर में कसके, आंखों में फुल कॉन्फिडेंस। सरोज और रजनी दोनों उसे देखते हुए कहती है, लो आ गई महारानी जी। तैयार तो ऐसे हुई है मानो किसी ऑफिस में काम करने जा रही हो। क्या दीदी, आप बिना छोड़िए उसे, आप गर्मा गर्म चाय पीजिए, मैं पिलाती हूँ। रजनी किचन में चाय लेने जाती है। विमला सरोज के पास आती है। विमला, ये कोई टाइम है क्या काम पर आने का? सॉरी मैडम,
वो क्या है ना, आज मेरे मर्द का हैप्पी वाला बर्थडे, तो उसकी वजह से लेट हो गया। ये तुम्हारा हमेशा का है, लेट होने का कोई ना कोई बहाना तो होता ही तुम्हारे पास। क्या करेगी मेम साहिब, और घर का काम करके इधर आना पड़ता है ना। ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। विमला काम करने लगती है। वहां पर रजनी चाय लेकर आती है। दोनों चाय पीते हुए आपस में बात कर रही है और विमला को देख रही है। तभी विमला की नजर उन दोनों पर पड़ती है। क्या हुआ मेम साहब, अब मेरे को ऐसे काय को देख रहे लिए? लेट आई तो क्या हुआ, पूरा काम किए बिना कभी गए लिए क्या मैं? अरे विमला, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस तेरी साड़ी देख रहे थे। क्यों, काय को? क्या हुआ मेरी साड़ी को? अरे कुछ नहीं, बहुत अच्छी है। ओ सच्ची, थैंक यू। आप लोगों का साड़ी भी ना ठीक ठाक है। ठीक ठाक मतलब कि आप लोग ये साड़ियाँ पहन के मेम साहिब तो लगती है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मॉडल नहीं लगती है, मॉडल। हाँ तो हम मालकिन है तो वैसे ही लगेंगे ना, हमें कौन सा मॉडलिंग करना है। अरे मैडम, आप समझी नहीं, इतना हैवी साड़ी पहनना अच्छी बात है, लेकिन जमाना चेंज हो गया है, अब लाइट वेट डिजाइनर साड़ियाँ चलती है। अच्छा, अब तू हमें बताएगी हमें कैसे साड़ी पहननी है। अरे हमारी साड़ियाँ बड़े बड़े शोरूम से आती है। मेम साहब, मैं बता नहीं रही है, मैं बस ये बोल रही है कि साड़ी कैसी अच्छी होनी चाहिए, 4 लोग देखे तो बस देखते रह जाए। अच्छा ठीक है, बातें कम कर और काम ज्यादा कर, चल। विमला ये सुनकर दूसरे कमरे में काम करने चली जाती है। रजनी और सरोज फिर से उसे देखते हुए आपस में बातें करने लगती है। दीदी नौकरानी है लेकिन साड़ी और फैशन का सेंस अच्छा है। हाँ रजनी, सही कहा, हमारी इतनी भारी भरकम साड़ियां हैं लेकिन उसकी साड़ी हमसे भी अच्छी लग रही है। उससे पूछे क्या वो साड़ी कहाँ से लाती है। हाँ चलो। दोनों विमला जिस कमरे में काम कर रही थी वहां पर जाती हैं। अच्छा विमला, ये बता तू तेरी साड़ियाँ कहाँ से लाती है। मैडम, ये कस्टमाइज साड़ी है, मेरी फ्रेंड है झुमरी डिजाइनर फैशन हाउस वाली, वही बनाती है। ये साड़ी ना समंदर की रेशम से बनी है, और बॉर्डर में ना केसर का कतरा डाला है। केसर का कतरा, ये क्या होता है। अरे आप लोगों को नहीं पता, ये ना बड़ी महंगी चीज होती है, एक साड़ी का रेट 20,000 से कम नहीं है। अरे हमें पता है, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। सरोज और रजनी विमला की साड़ी को घूरती रहती है। दीदी ये साड़ी कितनी स्टाइलिश लग रही है, हमारी साड़ियाँ तो बस सिर्फ हैवी लगती है। अरे पर कैसे बिलीव करे कि ये सच बोल रही है। वो दोनों सोच रही थी कि तभी विमला वहां पर आकर कहती है, मैडम मैं दिलवाऊं क्या आप लोगों को ऐसी साड़ी? जीरे के जोरे से बनी साड़ियाँ होती है, बहुत सॉफ्ट रहती है, पहनने में ना एकदम हल्की रहती है। जीरे का जोरा, अब ये क्या होता है। अरे मैडम, ये स्पेशल लोग ही जानते हैं, जीरे का जोरा बड़ी खास चीज है, साड़ी की क्वालिटी ना डबल हो जाती है। देखते हैं, तो फिलहाल काम कर। विमला काम करने लगती है। सरोज और रजनी दोनों सोचती हैं, ऐसी भी कोई साड़ी होती है क्या। विमला को तो हमसे ज्यादा पता है साड़ी के बारे में। शाम को जब उन दोनों के हस्बैंड घर आते हैं तो दोनों हस्बैंड से इस बारे में बात करती हैं। सरोज का हस्बैंड संदेश और रजनी का हस्बैंड राजेश दोनों हॉल में बैठे हैं कि सरोज और रजनी दोनों बात निकालती हैं लेकिन बोल नहीं पाती। संदेश उन्हें देखकर कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो एक दूसरे को? हाँ मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, एक दूसरे में आंखों आंखों में इशारे चल रहे हैं। क्या बात है भाई, हमें भी बताओ। वो ना, हमें कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे क्यों? वो हमें कुछ साड़ियाँ लेनी है अच्छी वाली। अरे पहले से ही अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, तुम लोगों को और साड़ियाँ चाहिए। हाँ, और अगर चाहिए भी तो अच्छी शॉप से ले लेते हैं। नहीं, आप लोग जहाँ से ले आते हो ना वहाँ साड़ी अच्छी नहीं मिलती, हमने जो देखा है वहाँ पर अच्छी मिलती है। हाँ, और आप लोग किसी भी शॉप में ले जाते हो, आप लोगों का ना फैशन सेंस एकदम पुअर है। अच्छा जी, अब हमारा फैशन सेंस खराब होने लगा। चलो ठीक है, ये लो पैसे और खरीद लो साड़ी। रोज रोज नए नखरे शुरू कर देती हो, पहले ही अलमारी साड़ियों से भरी है। अरे वो सब पुरानी हो गई है। विमला कह रही थी कि ये डिजाइनर वाली नई साड़ी है। वो विमला तुम्हें उल्लू बना रही है। अरे नहीं, विमला को बाहर की दुनिया की फुल नॉलेज है, आपको कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, बस तुम्हारी नौकरानी ही फैशन गुरु है। थोड़ी देर बहस के बाद दोनों अपनी अपनी वाइफ के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और पैसे निकाल के दे देते हैं। सरोज और रजनी दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। चलो, हमारे पतियों को तो हमने पटा लिया, अब विमला को बोलते हैं साड़ी के लिए। हाँ दीदी, सही कहा आपने, विमला जो साड़ी लाएगी उसे पहन के कितने अच्छे दिखेंगे हम।
दोनों विमला का इंतजार कर रही थी कि विमला आ जाती है। आज दोनों उससे बहुत प्यार से बात करती है। विमला ये देखकर खुश हो जाती है। क्या बात है मेम साहिब, आज मेरे को इतनी इज्जत दे रही है। अरे हम तो तुम्हें हमेशा से इज्जत ही देते हैं। हाँ, लेकिन आज की इज्जत ना कुछ हजम नहीं हो रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। सुन, तू जो वो साड़ी पहनती ना, हमें भी वैसी साड़ी चाहिए। हाँ, तेरी साड़ी बहुत सुंदर होती है। हाँ तो होगी ना, आजकल ऐसी तो साड़ियाँ चलती है मार्केट में। तो एक काम करना, तेरी दोस्त से बोलकर हमारे लिए भी साड़ियाँ मंगा दे। हाँ हो जाएगा, लेकिन क्या है ना, मैं आज बोलेगी तो वो जल्दी लाके दे देगी। हाँ तो फोन करना उसे। विमला अपनी दोस्त को फोन करने का नाटक करती है, क्योंकि इसी बहाने उसे छुट्टी भी मिल जाएगी। 2-3 बार कॉल करने के बाद उसका फोन ही नहीं लग रहा है। और आज तो बारगांव भी जाने वाली थी, फिर शायद अगले महीने को मिलेगी। अगले महीने? नहीं, उससे तो आज ही बात कर। लेकिन कैसे करेगी, फोन बंद आ रहा है, उसकी शॉप पर जाना पड़ेगा। अरे तो जा ना। कैसे जाएगी, आपके घर का काम पूरा भी नहीं हुआ। अरे तो वो सब छोड़, तू जा अपनी दोस्त से बात कर साड़ी के लिए। पक्का ना? अरे हाँ बाबा पक्का, आप जा, नहीं तो देर हो जाएगी। विमला दोनों को झूठ बोल के वहां से निकल जाती है। सरोज और रजनी दोनों खुश हो जाती हैं। 2 दिन बाद विमला 4 शाइनी प्रिंटेड साड़ियां लेकर आती है। विमला ने लाई हुई सुंदर साड़ी देखकर दोनों खुश हो जाती है। वाह, ये तो पहले से ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ सही कहा, इसमें तो हमारी सुंदरता और भी खुलेगी। मैंने क्या बोला था मेम साहब, अब साड़ी पहनेगी तो एकदम मॉडल लगेगी, मॉडल। विमला दोनों की तारीफों के पुल बांध रही थी, और ये दोनों भी साड़ियों के आगे उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मानो इन्हें विमला से कोई वरदान मिल गया हो। त्योहार नजदीक आ रहा था। सरोज और रजनी पूजा की तैयारी कर रही थी। विमला, वो पूजा की थाली का फूल लाया क्या? अरे मैडम, फूल का जमाना गया। ये देखो, चंदन की छाप वाली थाली लाई लिए, इसमें रखोगे ना तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। चंदन की छाप, ये भी कोई चीज होती है? अरे दीदी, आप घर के काम में एक्सपर्ट हो, पर बाहर की दुनिया अलग होती है। चंदन की छाप बड़ी महंगी होती है। सरोज और रजनी दोनों उसकी बातों में आती जा रही थी। उनको विमला पे इतना भरोसा हो चुका था कि वो जो भी बोले दोनों करने को तैयार थी। एक दिन राजेश और संदीप जब घर पर होते हैं, तभी सरोज और रजनी अपने अपने पति के साथ नोक-झोंक कर रही थी। ये वही महंगी वाली साड़ी है ना? हाँ, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो, पर कुछ ज्यादा महंगी नहीं लग रही। बस ताने देते रहो, हमें फैशन का सेंस नहीं है ना। फैशन का ही नहीं, पैसे का भी। अगर विमला तुम्हें चांद बेचने लगे ना तो तुम वो भी ले लोगे। आजकल तो आप लोग पतियों से ज्यादा विमला पर भरोसा करने लगे हो ना। सरोज और रजनी दोनों शर्मिंदा हो जाती हैं। एक दिन पड़ोसन सरोज और रजनी को कॉफी पर बुलाती है। अरे तुम्हारी नौकरानी तो फुल फैशन गुरु निकली। कल उसने मुझे बोला हल्दी से रेशम का धागा निकलता है। हाँ, विमला को ना सब पता होता है, उसने हमें भी बताया था। हम वही सोच रहे हैं कि कितनी स्मार्ट है वो। रजनी और सरोज एक पूजा में गई थी। लाइट वेट साड़ियों में कोई उनको पहचान ही नहीं पाता। मंदिर में विमला का कोई पहचान वाला सरोज को देखकर कहता है, अरे विमला बहन जी नमस्ते। नहीं, मैं सरोज हूँ, विमला हमारी नौकरानी है। वो भाई साहब, देख के बात कीजिए। माफ करना, वो विमला ऐसी साड़ी पहनती है तो मेरे को लगा वही चोगी। उसकी बातें सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। सरोज और रजनी दोनों शर्म के मारे वहां से निकल जाती है। रात को उनके पति उनसे कहते हैं, जब सरोज और रजनी दोनों उन्हें मंदिर वाली बात बताती है। किटी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? उम्मीद है तुम्हारी नौकरानी वहां भी बेइज्जत ना करवा दे। बस ताने देते रहो, देख लेना सब तारीफ करेंगे। पार्टी का दिन आता है। सरोज और रजनी फुल एक्साइटेड नई साड़ियों में वहां पहुंचती है। दीदी, आज तो सब हम ही देखेंगे, ये साड़ियाँ सबसे स्पेशल है। हाँ रजनी, सब लेडीज में हम सबसे अलग और खूबसूरत दिखेंगी, सब फीके पड़ जाएंगे हमारे सामने। दोनों हंसती हैं, पर जैसे ही हॉल में एंट्री करती है 3-4 लेडीज वही साड़ी पहने होती है, एक ही कलर की, एक ही डिजाइन की। सरोज और रजनी और वो लेडीज एक दूसरे को देखती रहती है। अरे ये तो वही साड़ी है जो मैंने 25,000 में कस्टमाइज करवाई थी। मैंने 20,000 में ली थी। सीरियसली, सबने सेम साड़ी ले ली क्या? सरोज और रजनी उन लेडीज की बातें बिना कुछ बोले सुन रही थी। सबकी नजरें सरोज और रजनी पर टिक जाती है। तभी एक लेडी की नौकरानी मजाक उड़ाती है। मैडम लो, ये साड़ियाँ 200 रुपये में मिलती है, तुम्हारी विमला सबको चूना लगा रही है। देखो, मैं भी वही तो पहन के आई हूँ। उस विमला को मैं छोड़ूंगी नहीं,
हाँ, आने दो उसे। हॉल में जोर से ठहाके गूंजते हैं। सरोज और रजनी का चेहरा फुल शर्म से लाल हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। दोनों गुस्से में होती हैं। घर लौट के विमला को बुलाया जाता है। विमला ने हमारे साथ ये ठीक नहीं किया। हाँ दीदी, उसकी वजह से 2 बार हमें शर्मिंदा होना पड़ा। काजू कतली, जीरा जोड़ा, आने दो, सब निकालती है उसका। किटी पार्टी को खत्म हुए 2 घंटे हो चुके थे। सरोज और रजनी घर पहुंची तो देखा विमला अभी तक काम पर नहीं आई है। अरे रजनी, विमला को अब तक तो काम पर आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक आई क्यों नहीं? उसका फोन भी नहीं लग रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। दोनों बिना कुछ बोले चप्पल पहनती है और तुरंत स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। मोहल्ले के नुक्कड़, मंदिर, ब्यूटी पार्लर, हर जगह ढूंढा, लेकिन विमला का कहीं नामो निशान नहीं था। दीदी, हम क्यों उसे ढूंढ रहे हैं? वो आएगी ना खुद घर। नहीं रजनी, अगर किटी पार्टी वाली बात उसके कानों तक पहुंच गई ना तो नहीं आएगी, इसीलिए इसे ढूंढना ही है। हाँ दीदी, सही कहा आपने। सरोज और रजनी ने पूरा मोहल्ला छान मारा, पर विमला का कुछ पता नहीं चला। फाइनली किसी ने बताया कि वो एक सस्ती साड़ी वाली दुकान पर रोज आती है, तो दोनों चुपके से वहां पहुंच जाती है। रजनी देख, सामने विमला खड़ी है, किसी से बात कर रही है। चुप रहिए दीदी, सुनते हैं क्या बोल रही है। दोनों मोबाइल का रिकॉर्डर चालू करके एक कोने में छुप जाती है। अरे छोड़ ना यार, उन दोनों उल्लू को 200 की साड़ी 20,000 में थमा दी, वो भी फुल स्टाइल में, जैसे मिलान फैशन वीक से लेकर आई लिए मैं। वाह, तू तो असली बिजनेस वुमन निकली। और तेरा डायलॉग लिमिटेड एडिशन है, उसी में फंस गई होगी दोनों। हाँ, और बेस्ट पार्ट तो ये था, दोनों मेरे से साड़ी लेने के बाद मेरी सेवा भी कर रही थी, चाय पानी का भी पूछ रही थी। सरोज और रजनी एक दूसरे को गुस्से से देखती है, रिकॉर्डिंग बंद करती है। मन करता है इसे यहीं पर सबक सिखाऊं। नहीं दीदी, हम इज्जतदार लोग हैं, ऐसे बाजार में उसे बोलना ठीक नहीं, घर बुलाकर बात करते हैं। दोनों घर आती हैं। गुस्से में विमला को भला बुरा कह रही होती है कि तभी विमला हमेशा की तरह लेट गॉगल चढ़ाकर डिजाइनर साड़ी पहन के एटीट्यूड में घर में घुसती है कि सरोज उस पर चिल्लाने लगती है। विमला, तूने हमें उल्लू बनाया। 20-25 हजार की साड़ी बोली थी, लेकिन वो निकली 200 की। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। विमला को समझ में आ गया था कि सरोज और रजनी को सब पता चल गया है, फिर भी वो ना समझने का नाटक करने लगी। मैं सब क्या हो गया है, ऐसी बात क्यों कर रही है? तुझे नहीं पता तूने क्या किया? लोगों को कस्टमाइज साड़ी बोल के चूना लगाती है। मैं सब ऐसा इल्जाम मत लगाओ मेरे ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। अच्छा रुक। सरोज मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग उसे दिखाती है। अब विमला का गला सूखने लगता है, उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे, फिर भी अरे दीदी, ये तो फैशन है, अब तो बड़ा मालकिन है, अभी क्या फर्क पड़ता है आपको? हाँ, हम बड़े हैं, इसका मतलब तुम हमें चूना लगा दो, हमसे ज्यादा पैसा लोगी? अब ये ड्रामा नहीं चाहिए, तेरा गेम ओवर। हाँ, और तेरी इस महीने की सैलरी भी नहीं मिलेगी, तूने जो हमारे साथ धोखा किया है। अपना जॉब जाता देख विमला को सच में तकलीफ होती है और वो माफी मांगती है। मैम साहब, माफ कर दो, और कैसे ऐसा नहीं करेगी मैं। तू कितनी भी माफी मांग ले, अब तुझे यहाँ क्या कहीं भी नौकरी पर नहीं रखेंगे। हाँ, हम ये वीडियो सबको भेज देंगे। विमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। विमला अपना फैलाया हुआ रायता समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विमला कितनी भी सफाई दे उसको निकाल दिया जाता है। रात को संदीप और राजेश सरोज और रजनी की गिरे हुए चेहरे को देखकर हंसने लगते हैं। भाई, अपने फैशन गुरु से हमें भी मिलाओ। हाँ, हमें तो फैशन का सेंस है नहीं, हम भी कुछ सीख लेंगे आपके फैशन गुरु से। बस भी कीजिए आप दोनों, हमें क्या पता था विमला ऐसी निकलेगी। हाँ, अगर ऐसा थोड़ा भी अंदाजा होता तो हम थोड़ी ना उसके पीछे लगते। अरे मुझे तो पहले से ही शक था उस विमला पर। महंगी साड़ियों से सुंदरता नहीं बिखेरी जाती, सुंदर होने के लिए दिल सुंदर होना जरूरी होता है, जो आप लोगों के पास है। अपने पति की बातें सुनकर सरोज और रजनी की आंखों में आंसू आते हैं और वो फिर कभी ऐसी गलती ना करने की कसम खाती है। अब से हम सिर्फ आप लोगों के साथ ही साड़ी खरीदने जाएंगे, अब कोई फैशन गुरु नहीं, सिर्फ आप लोग। सब हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद नई नौकरानी आती है। एंट्री लेती ही वो भी यही ट्रिक ट्राई करती है। दीदी, ये बर्तन देख रहे हो आप, ये चांदी की टीटू से बना है, इसमें खाने से आदमी लंबा और गोरा हो जाता है। आप बोलो तो मैं ओरिजिनल टीटू ले आऊं क्या? सरोज और रजनी एक दूसरे को देखकर हंस देती है। नहीं बहन, हमें कोई टीटू वीटू नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही तेरी बहन विमला को निकाल दिया है, अब तू भी कोई और घर देख ले। हाँ, और उस घर में ये अपना टीटू और वीटू का सामान बेचना, ठीक है? नई नौकरानी का चेहरा उतर जाता है। अब सरोज और रजनी दोनों समझ गई थी कि घर के काम में तो वो एक्सपर्ट है, लेकिन अब उन्हें बाहर की दुनिया का भी ज्ञान लेना पड़ेगा।
दीदी, लगता है हमें फैशन और मार्केट का लेसन खुद ही सीखना पड़ेगा। हाँ, वरना ये नौकरानियां हमें जीरे के जोड़े और समंदर के रेशम ही बेच देंगी। और हाँ, वो मिठाई वाली साड़ी काजू कतली वाली खिलाने की जगह पहनाने की ही मानेगी। दोनों जोर से हंसती है। हवेली के आंगन में उनकी हंसी गूंज उठती है। ये कहानी है रामपाल की, जिसका मानना था कि बेटियों की शादी उनके करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कैसे उसकी बेटी उसके इस विचार को बदल देती है, आइए देखते हैं इस कहानी में। रामपाल की धर्मपत्नी कमला दौड़कर अपनी बेटी के पास आती है। बेटा, तेरे पिताजी घर आने वाले हैं, जल्दी से अपनी किताब बंद कर और तैयार हो जा। हमें 10 मिनट में बिरजू चाचा की शादी के लिए निकलना है। माँ, हमने कहा ना हमें नहीं जाना है, आपको पता है ना कल हमारी इम्तिहान है। अरे बेटा, तुम तो अपने पिताजी को जानती हो ना। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी मैंने कहा। बेटा चुप हो जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। लो, आप ही गए, उनकी गाड़ी की आवाज आ रही है। चलो जल्दी करो, मम्मी की बात मान जाओ बेटा। कमला का पति घर के अंदर आता है। अरे तुम दोनों ने तैयार होना शुरू भी नहीं किया? हमें यहाँ से 10 मिनट में निकलना है, पता है ना? हाँ जी, हम दोनों बस तैयार हैं। रूपा तैयार हुई कि नहीं? अरे आप चिंता मत करिए, वो बस तैयार हो रही है, 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। कमला जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है और उसे तैयार कर देती है। अरे कितनी देर लगा दी, चलो अब। पापा, कल मेरी परीक्षा है, मुझे शादी में नहीं जाना, आप लोग जाइए ना, मैं रत्ना आंटी के घर में रह लूंगी थोड़ी देर। बकवास बंद करो, दिन भर तो पढ़ती रहती हो, अभी तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई? क्या कुछ तैयारी करके नहीं रखी पहले से तुमने एग्जाम की? पापा मैंने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी एक बार और पढ़ना पड़ेगा ना पूरा। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लड़की हो, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, समझी? चलो अब चुपचाप। इसके बाद रामपाल अपनी पत्नी और बेटी रूपा को लेकर बिरजू की शादी में चला जाता है। रामपाल अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस नहीं था। उसका मानना था कि वो एक बेटी है और उसकी कुछ समय बाद शादी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर रूपा को पढ़ने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि वो बड़ी होकर कुछ बन जाए। तभी जब रूपा का रिजल्ट निकल जाता है। वाह बेटा वाह, तेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। हाँ माँ, उस दिन बिरजू चाचा की शादी वाले दिन मैं पढ़ भी नहीं पाई थी, लेकिन मैंने बहुत पहले से सब कुछ तैयारी कर रखी थी। फिर भी मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, और जब मैं अगले दिन स्कूल गई एग्ज़ाम देने तो देखा पेपर तो काफ़ी आसान आया है और मुझे सब कुछ आता था। अरे बेटा, तूने आज अपनी माँ का सर एकदम ऊंचा कर दिया। थैंक यू मम्मी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट आके भी क्या करना है इसे, आखिरकार है तो बेटी। अपने पिताजी की ऐसी बात सुनकर रूपा को रोना आ जाता है। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन तेरे पापा तुझ पर गर्व करेंगे। माँ, सच में ऐसे होगा? हाँ बेटा, होगा, 100% होगा। तू बस मन लगाकर पढ़ती रह, तेरी माँ है ना तेरे साथ। लव यू माँ। रूपा बहुत मेहनत करती है और हर साल वो अपनी कक्षा में फर्स्ट भी आती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। रूपा 25 साल की हो जाती है। आज रूपा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए उससे कहना कि वो कहीं बाहर ना जाए। अरे लेकिन आप तो कह रहे थे कि वो लोग परसों आएंगे। अरे लड़का परसों ही आने वाला था, लेकिन उसे आज शाम को ही कनाडा जाना है, अर्जेंट है, इसलिए वो कह रहा था कि वो दिन में ही आएगा। लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? कहाँ है रूपा, बताओ। अब कुछ नहीं, वो उसकी सहेली का जन्मदिन है तो वहीं गई है। उसकी बचपन की सहेली है ना, फिर वो मना भी कैसे करती। अरे तुमसे कहा है ना कि उसे ज्यादा बाहर निकलने मत दिया करो। तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती कमला? अब जल्दी उसे फोन करो और बुलाओ, 2 घंटे में लड़के वाले आने वाले हैं। मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, पहले ही बोल दे रहा हूँ। अरे लेकिन कमला का पति वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूँ? रूपा तो एग्ज़ाम देने गई है। अगर इनको पता चला कि रूपा LLB की पढ़ाई कर रही है तो ये तो इसकी पढ़ाई ही रुकवा देंगे। हे भगवान, बिना किसी रुकावट के जल्दी से इसकी पढ़ाई पूरी करवा दीजिए। बस भगवान जी, आप रूपा के पिताजी को कुछ भी पता चलने मत दीजिएगा। करीब 1.5 घंटे बाद। कमला, तुम कब से कह रही हो कि रूपा अभी आ रही है, अभी आ रही है? अरे अब तो 1.5 घंटा हो गया और अभी आधे घंटे में लड़के वाले भी आ जाएंगे। ये तुम दोनों माँ बेटी कर क्या रही हो? दिमाग ठिकाने है कि नहीं? वो बस आती ही होंगी। आप जानते हैं ना आजकल शहर में ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है। चुप रहो, आजकल कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही हो उसे। कितनी बार कहा है कि उसे थोड़ा कंट्रोल में रखा करो, लेकिन तुम तो उसे बस छूट देती जा रही हो। देखो कितनी बिगड़ गई है, मेरी बात भी नहीं मान रही।
उसे पता है मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन तब भी वो देर में आ रही है। आप गुस्सा मत होइए, वो आती ही होगी। अगर वो नहीं आई तो तुम सोच लेना, अच्छा नहीं होगा आज। हे भगवान, आप तो मेरी मुसीबत बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ तो करिए। तभी लड़के वाले भी आ जाते हैं। अरे ये लोग इतनी जल्दी आ गए, अब क्या होगा? अरे सत्यम बेटा, आओ आओ, आइए आइए आइए। लड़के वाले घर के अंदर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी करीब 15 मिनट बाद रूपा भी एग्जाम देकर घर आ जाती है। घर आते ही वो चुपचाप पीछे वाले रास्ते से अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, रूपा सही समय पर आ गई, वरना आज न जाने क्या हो जाता। कुछ तो करना पड़ेगा, पापा ऐसे नहीं मानने वाले। दूसरी ओर, अच्छा, बातें बातें तो होती रहेंगी, जल्दी से लड़की को बुलाइए आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमला, रूपा बेटी को लेकर आओ। जी। कमला अपनी बेटी को लाती है। लड़की तो बहुत सुंदर है। धनमाया जी, हमारी बेटी बहुत मेहनती है, घर का सारा काम करती है, कढ़ाई बुनाई सिलाई में तो 1 नंबर है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ धनमाया जी, आपको जैसी बहू चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसी है मेरी बेटी। आपका और आपके घर वालों का बहुत अच्छा ध्यान रखेगी। धन माया को एक ऐसी घरेलू बहू चाहिए थी जो घर का काम करे और घर के सभी लोगों का ध्यान रखे। इसीलिए रामपाल अपनी बेटी की इतनी तारीफ कर रहा था। अच्छा रामपाल जी, मैं क्या कहती हूँ, अब लड़का और लड़की 10-15 मिनट बात कर ले हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। रामपाल अपनी बेटी की तरफ देखता है और उसे इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि वो सत्यम के साथ अच्छे से पेश आए। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? जी, मैं बस इंटर तक पढ़ी हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए, ये शादी आपकी मर्जी से तो हो रही है ना? नहीं। क्या? जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं सच बोलूँ तो मैं सच ही बोलूँगी। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि तुम सच बोलो। वो बात यह है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई करनी है और मुझे पता है कि आप सबको एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर का सारा काम संभालती हो। मैं आपसे सच कहूँ तो मुझे घर का कोई भी काम नहीं आता और मैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। और प्लीज़ मेरे पिताजी को ये सब बताइएगा मत, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगे। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे इस बात की खुशी हुई कि तुमने कम से कम सच तो बोला, क्योंकि शादी ब्याह जैसी चीज़ों में सच बोलना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच। चलो, रूपा के लिए एक चीज़ तो अच्छी हुई कि वो लड़का काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था, उसकी बात मान भी गया। थोड़ी देर बाद सत्यम अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। अरे उन लोगों को घर पहुंचे हुए 1 घंटा तो हो ही गया होगा, वो लोग मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? अजी आप चिंता मत करिए, जो भी बात होगी बता देंगे ना आपको। बार बार उन्हें कॉल मत करिए, वरना सोचेंगे कि हम लोगों को ज़्यादा गरज पड़ी है। कमला, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, तुम ये बात तो सही कहती हो, मुझे बार बार उन्हें कॉल नहीं करना चाहिए। और नहीं तो क्या, रिश्ता करना होगा तो कॉल करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? चलो, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इस तरह रूपा अपनी शादी कैंसिल करवा देती है। माँ, कॉलेज के असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए 1500 रुपये की ज़रूरत है और कोचिंग की भी फ़ीस देनी है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? रुक बेटा, मेरी ये अंगूठी है, इसे बेच देते हैं, इसमें तेरा 2-3 महीने का आने जाने का किराया भी हो जाएगा। कुछ महीने बाद, कमला, वो जो गोल्डन चेन तुम अपने गले में पहनती थी, 5-6 दिनों से गले में दिख नहीं रही, कहाँ है वो? अरे वो तो मैंने सुनार को दी है, उसमें चमक करवाने के लिए। अच्छा, कब दिया? वही 4-5 दिन पहले। तो 5 दिन तो हो गए, अभी तक तुम चेन लेकर आई नहीं दुकान से। अरे वो काम ही इतना पड़ गया था कि जाना ही भूल गई। आप चिंता मत करिए, दुकान में सेफ है, बहुत बड़ी दुकान है वो लोग ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन उसे पहना करो, गले में अच्छी लगती है। जी ठीक है, कल जाकर ले आऊँगी। अच्छा, मैं ना ज़रा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अब मैं इनको कैसे बताऊँ कि मैंने वो सोने की चेन तो रूपा की कॉलेज फीस भरने के लिए बेच दी है। हे भगवान, आज तो बहाना मार दिया, लेकिन अब मैं इनसे कल क्या बोलूँगी। अगले दिन रामपाल फिर से अपनी पत्नी से उसी सोने की चेन के बारे में पूछता है। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि तुमने वो चेन सुनार को नहीं दी है। अब बताओ वो चेन कहाँ है? मुझे पता है कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने आपसे छुपाई हो। मुझे सब पता चल चुका है। क्या? मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी बेटी LLB की पढ़ाई कर रही है और उसका 2nd ईयर शुरू हो गया है। हाँ, आपको पता चला कैसे? धीरज को जानती हो?
वही धीरज जो एक बार हमारे घर आया था अपनी पत्नी के साथ। उसने हमारी रूपा को ब्लैक कोट में देख लिया था। उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया और मुझे सब बता दिया। हाँ तो क्या हो गया, हमारी बेटी पढ़ लिख लेगी, अपना भविष्य बना लेगी, तो इसमें बुराई क्या है बताइए। ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और अभी तक आपकी सोच वही की वही है। कमला, कितनी बार कहा है कि हमारे घर में बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है। अरे बेटी बड़ी होती है, उसकी शादी कर दी जाती है। मुझे यहाँ उसकी शादी की टेंशन हो रही है और तुम बस उसकी पढ़ाई की चिंता कर रही हो। अरे हमारी बेटी इस साल 26 की हो जाएगी, कुछ ध्यान है कि नहीं? कहीं 30 पार कर गई तो लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप उसके रिश्ते की चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी इतनी काबिल बनेगी कि उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे अगर कोई अच्छा लड़का होगा तो उसे मिल ही जाएगा। ये सब तुम रूपा की बोली बोल रही हो, उसी ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है। देखिए, अब हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, उसके भी कुछ फैसले हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, उसे पूरा करने दीजिए ना। मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। हाँ हाँ, बस हमेशा यही बोलती हो, कभी कुछ गलत नहीं करेगी। अरे बात को समझो, बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है कमला। इसलिए कहता हूँ अपनी बेटी को घर में रखा करो और उसे सिखाओ कि शादी के बाद उसे अपने ससुराल में कैसे रहना है। अरे उसे घर के काम सिखाने की बजाय तुम उल्टा उसे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहन दे रही हो। हाँ दे रही हूँ, और एक माँ का यही फ़र्ज़ होता है। तो सुन लो, मैं इस घर का मुखिया हूँ, इसलिए मैं निर्णय लेता हूँ कि रूपा कल से कॉलेज नहीं जाएगी। तो फिर ठीक है, अगर आप उसे कॉलेज नहीं भेजेंगे तो आप हमसे रिश्ता ही तोड़ दीजिए। रह लेंगे हम कहीं भी अपनी बेटी के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर ही जाएंगे ना। कमला, क्या बोल रही हो तुम? जिद छोड़ दो और अपनी बेटी को समझाओ कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं समझाऊंगी। इस घर में अगर किसी को समझने की ज़रूरत है तो वो है आप। कमला रामपाल को धमकी देने लगती है, जिसके कारण रामपाल को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है। अब कमला ऐसे ही अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाती रहती है। माँ, आखिरकार मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ही ली। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। ये सब तो ठीक है, अगले साल 30 की हो जाओगी। अब तो शादी की तैयारी शुरू करो। पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर वही बात, एक तो तुम्हारे लिए तुम्हारी उम्र का कोई लड़का नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम इतना भाव खा रही हो। अरे दुआ मनाओ कि तुम्हें जल्दी कोई अच्छा लड़का मिले। पिताजी, मैं इतनी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इतनी काबिल हूँ, क्या तब भी मैं लड़के वालों के सामने अपने रिश्ते के लिए गिड़गिड़ाऊं? अब तो आप शांत हो जाइए पिताजी। बकवास बंद करो, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। पिताजी, मैंने कहा ना। अजी रहने दीजिए ना। तुम दोनों माँ बेटी का दिमाग खराब हो गया है। पिताजी, अब बस बहुत हुआ, आप इस तरह हम दोनों की बेइज्जती नहीं कर सकते। तो क्या मुझे जेल भिजवाओगी? सुनो कान खोल के, मैंने पंकज से बात कर ली है, उसके जानने में कोई लड़का है। मैंने उन्हीं लड़के वालों को तुम्हारी फ़ोटो भेज दी है। अगर वो शादी के लिए हाँ कर देंगे तो तुम्हें यहीं शादी करनी पड़ेगी। बेटी हो, इस घर की इज्जत हो, चुपचाप शादी कर लो और जो नाटक करना वो अपने ससुराल में करना। पापा! रामपाल बिना कुछ बोले चला जाता है। शाम को लो देख लो कमला, लड़के वालों का क्या मैसेज है। लिखा है आपकी बेटी की उम्र ज़्यादा है। अरे इन लोगों ने शादी के लिए मनाही कर दी है। रामपाल अपनी पत्नी को बहुत सुनाता है। रामपाल की इस आदत के कारण बेचारी कमला बहुत परेशान रहा करती थी। वहीं रूपा अपनी माँ को ऐसे परेशान देखकर बहुत दुखी होती थी। दिन बीतते रहते हैं और तभी एक दिन, अरे हरी, ये बता कि हमारी पुरानी ज़मीन का वो केस सॉल्व होगा कि नहीं? मैं तो पैसे देते देते थक गया हूँ, पता नहीं क्या होगा। अरे भैया आप चिंता मत करिए, हम है ना, हम ऐसा करते हैं कि कोई दूसरा लायर देख लेते हैं। अरे हरी, तुझे जो करना है कर, लेकिन थोड़ा जल्दी कर, नहीं तो वो ज़मीन हमारे हाथ से चली जाएगी और तुझे पता है कि उसकी कीमत कितनी है। हाँ भैया आप चिंता मत करो। रामपाल फ़ोन रख देता है। पापा जी, आप चिंता मत करिए, आपकी वो पुरानी ज़मीन का केस मैं लड़ूंगी। अरे तुम लड़की हो, ये सब हैंडल नहीं कर पाओगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? इसमें क्या लड़का और क्या लड़की? हमारी बेटी बहुत समझदार है, इसने इतनी मेहनत से ये डिग्री हासिल की है। अरे अपनी बेटी की काबिलियत पर तो भरोसा रखिए। नहीं। ठीक है पापा, एक शर्त रखते हैं, अगर मैं ये केस हार गई तो आप जिस लड़के से कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो फिर ठीक है, वैसे भी मुझे तो पता ही है कि तुम ये केस हार जाओगी। ये कहकर रामपाल अपने कमरे में चला जाता है। वहीं रूपा अपने पापा की पुरानी ज़मीन के केस को सॉल्व करने की पूरी तैयारी कर लेती है और सारे सबूत जुटा लेती है।
माँ आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये केस जीत जाऊं। तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है बेटा। रूपा रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद सभी लोग कोर्ट पहुंचते हैं और रूपा के पिताजी रामपाल की पुरानी जमीन की सुनवाई शुरू होती है। योर ऑनर, मिस्टर जगत ने मेरे पिताजी की जमीन को अवैध रूप से हड़पने की कोशिश की है और उसके पुख्ता सबूत ये रहे। रूपा कुछ सबूतों को जज के सामने पेश करती है। वो बेहद प्रोफेशनल तरीके से चतुराई और समझदारी के साथ केस जीत जाती है और उसके इस कार्य के लिए उसके हर जगह वाहवाही होती है। मिस्टर रामपाल, वाकई में आपकी बेटी ने तो आज आपका सर ऊंचा कर दिया। हाँ जी। रूपा और उसकी माँ मुस्कुराते हुए रामपाल की तरफ देखती हैं। आज रामपाल की आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार और सम्मान दिखाई दे रहा था। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी तुम दोनों ने आखिरकार मुझे हरा ही दिया। रामपाल को विश्वास हो जाता है कि उसकी पत्नी ने उसकी बेटी की पढ़ाई सपोर्ट करके बहुत अच्छा काम किया। इसके कुछ ही दिनों बाद रूपा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है, जिसके लिए रूपा भी तैयार हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है। अब दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंत भला तो सब भला। हाँ जी। कविता की विदाई के वक्त उसकी माँ ने एक ही बात उसके पल्ले बांधी, और वो ये कि भाई किसी की बात को कभी ना मत बोलना। कविता, ओ कविता। कविता जो कि बाल बना रही थी। हाँ जी। बेटा जरा पीने को पानी देना। कविता ने न आओ देखा न ताओ, हाथ में बाल लगा हुआ कंघा लेकर दूसरे हाथ में पानी का ग्लास लेकर पहुंच जाती है ससुमा के पास। लाला बहू, छी छी, ये तो पूरे ग्लास में बाल लगे हैं। ओ सॉरी माँ जी, वो क्या ना मैं बाल झाड़ रही थी। हाँ तो झाड़ लेती फिर दे देती पानी। माँ जी वो तब तक देर हो जाती ना। अरे तो बोल देती मैं किसी और से ले लेती पानी। क्या बोलती थी माँ जी कि मैं आपको पानी नहीं दूंगी? नहीं बोल सकती आपको। आप ये बोल रही हैं मेरी माँ ने ना बोलने से मना किया है, आप जानती है ना। सास सर पर हाथ रख लेती है और पानी का ग्लास टेबल पर रखकर खुद ही पानी लेने उठ जाती है। पता नहीं यहाँ के लोगों को क्या बीमारी है, एक तो काम करके दो और ऊपर से। तभी पति की आवाज आती है। कविता, ओ कविता, जरा जल्दी से आना। कविता जिसके हाथ में पानी का ग्लास था, वो पानी का ग्लास लेकर सीढ़ियों पर भागती है, जिससे सीढ़ियों में पानी गिरता है और पानी में पैर पड़ने से कविता का पैर फिसलता है और पैर फिसल जाने के बाद वो गिर जाती है। पति को जोर से कविता के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भागकर उसे पकड़ता है, लेकिन ये क्या, वो भी कविता के साथ ही गिर जाता है। अरे क्या हो रहा है, ये कैसे गिरे पड़े जा रहे हो? बहू तू इसे लेकर गिरी है या ये तुझे लेकर गिरा? माँ जी वैसे तो हम दोनों ही एक दूसरे के प्यार में गिरे पड़े हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं पहले गिरी, मेरा देखा देखी ये भी कूद पड़े। देखा देखी कूद पड़े। अरे यह कोई स्विमिंग पूल है? अरे कोई सीढ़ी से गिरता है क्या? अरे माँ, मैंने इसको बुलाया, ये नीचे से पानी का ग्लास लेकर आ रही थी, पानी सीढ़ी पर गिरा, ये पानी में फिसली और ये गिरी और ये चिल्लाई तो मैं आया तो मैं भी गिरी और ओफो, क्या आया गया गिरी उठी क्या लगा रखा है? बहू पानी का ग्लास लेकर क्यों भागी ऊपर? वो माँ जी इन्होंने कहा था कि तुरंत ऊपर आ जाओ। तो ग्लास किचन में रखकर चली जाती तो क्या हो जाता? माँ जी प्लीज़, आप फिर गलत बात बोल रही हैं। मैं पानी रखने किचन तक जाती तो देर नहीं हो जाती क्या? फिर मैं क्या कहती इनको कि मैं नहीं आ रही हूँ तुरंत, क्योंकि पहले मैं ग्लास रखने किचन में जा रही हूँ। कुछ भी ना माँ जी, आपको पता है ना मेरी माँ ने कहा था कि। अरे तो अब क्या करोगी? बोलो बोलो, क्या करोगी? अब गिर गया, सारा कपड़ा खराब, जो काम था वो भूल गया यार तुम ना। पति और सास चले जाते हैं, लेकिन कविता के लिए तो वही एक सवाल रह जाता है, यार मैंने गलत क्या किया? मैं तो टाइम पर हाँ का जवाब दे देती हूँ। जैसे तैसे जिंदगी बहू के साथ चल रही थी। सास देखती कि कविता सारा दिन काम में लगी रहती है, उसे जो जो बोलता वो उस पर हाँ करके काम करने लगती। कविता उनकी छोटी बहू थी, जिसकी हाँ पर हाँ जी का फ़ायदा उसकी बड़ी बहू उठा रही थी। कविता, ओ कविता, ज़रा ये सब्ज़ी तो काट दे। जी भाभी अभी काट देती हूँ। अरे लेकिन बहू तू तो नाश्ता कर रही है ना, खा ले पहले।
वैसे भी पूजा पाठ करते करते तू थक जाती है, खा ले। नहीं माँ जी, मैं पहले सब्जी काट देती हूँ, वरना भाभी को बुरा लग जाएगा। अरे ला, मैं सब्जी काट देती हूँ, वैसे भी खाना तो दोपहर में बनेगा। पर माँ जी, भाभी ने तो मुझे बोला है ना। कविता सब्जी काट रही होती है कि सास को गुस्सा आ जाता है। कविता, ला ये सब्जी मुझे दे और मेरे लिए पानी लेकर आ। वनीता यानी कि बड़ी बहू समझ जाती है कि सास कविता का साथ दे रही है, तो उसे भी गुस्सा आ जाता है। माँ जी, मैंने कविता को ज़रा से सब्ज़ी काटने को क्या कह दिया? आपको तो बुरा लग गया। मैं जो सारा दिन बैठकर खाना बनाती हूँ, वो कभी नहीं कहा आपने कि ला मैं रोटी बना दूँ। वनीता, कविता सीधी है, उससे कोई काम करवाने से पहले देख लिया करो कि वो क्या कर रही है। सुबह से जाकर अब नाश्ता करने बैठी थी और तुम उसे सब्जी काटने में लगा रही हो। माँ जी, तो क्या सब्ज़ी नहीं बनेगी? अरे वो कब खाना खा रही है, क्या कर रही है, ये देखकर घर का काम बोला जाएगा क्या उससे? सब्जी तो कट रही है ना बहू, आप शांत हो जाओ। सास बड़ी बहू को समझा रही होती है कि ननद आ जाती है। अरे मेरी बेटी कैसी है बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना माँ, शाम को ज़रा बड़ी मार्केट जाना है इनके लिए लुंगी लेने, तो इसके लिए कविता भाभी की वो लाल वाली साड़ी लेने आई हूँ जो आपने उन्हें विदाई में दी थी ना। लाल वाली, वो भारी वाली? तू वो लुंगी लेने जाने के लिए पहनेगी? अरे ऐसा क्या भाई? क्या है माँ, हमेशा मजाक उड़ाती रहती हूँ। कविता भाभी, ओ कविता भाभी। भाभी आ जाती है एक ही आवाज़ पर। अरे बिट्टी, कैसी हो? कैसे आना हुआ? बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे भाभी रहने दो, माँ तब तक और 4 बातें सुना देंगी। आप ना बस वो लाल वाली साड़ी है ना जो विदाई में आपने पहनी थी, वो दे दो ना। कविता थोड़ा शांत हो जाती है क्योंकि वो साड़ी वो ननद को नहीं देना चाहती है। कविता सास की ओर देखती है, सास समझ जाती है। क्या हो गया भाभी, नहीं देनी क्या साड़ी? तो ना बोल दो। अरे वही बोलना तो नहीं आता है ना, नहीं बोल पाती है। माँ प्लीज़ चुप ही करो। भाभी ज़रा जल्दी लेकर आओ ना, हम लोगों को जाना भी तो है फिर। कविता मन मारकर ननद को साड़ी लाकर देती है। अच्छा भाभी चलती हूँ, वो क्या है ना ज़रा बाज़ार। हाँ लुंगी लेने, वो भी हज़ारों की साड़ी पहनकर। कविता सास को देखती है और अंदर जा रही होती है कि कविता बेटा, ससुराल में सबकी बात मानना सही है, लेकिन इतना भी हाँ मत बोला करो कि कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा ले। पर माँ जी, माँ ने तो कहा था कि ना, नहीं बोलना है। अरे लेकिन बेटा, जहाँ तुझे तकलीफ़ हो वहाँ तो ना बोल दिया कर। नहीं माँ जी, ये ठीक नहीं है। कविता जैसे ही कमरे में जा रही होती है। कविता, मैं बहुत थक गई हूँ, ज़रा कमरे में अदरक वाली चाय तो पकड़ा दी। और हाँ माँ जी, मैं ना कविता के हाथ की ही चाय पीऊँगी। चाची, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। तभी कविता का पति भी आ जाता है। कविता, मेरे कपड़े वॉशरूम में रख दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। कविता सभी घर वालों का काम करके सास के पास आती है। सास उसकी हालत देखकर सोचती है कि इसे ना बोलना कैसे सिखाए। अगले रोज़, कविता, आज तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। वनीता बहू, तुम दोनों मिलकर मेहमानों के लिए कुछ अच्छा खाने को बना लेना। माँ जी, वो क्या है ना, मैं आज हाथ में मेहंदी लगवा रही हूँ, सावन चल रहा है ना, तो खाना तो नहीं बना पाऊँगी। कविता, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे माँ बाप क्या खाने से खुश हो जाएंगे, है ना, तो तुम अकेले ही खाना बना लेना। हाँ जी, मैं बना लूँगी भाभी। कविता सारा दिन लगकर खाना बनाती है, सबके लिए सारा इंतज़ाम करती है। कविता के माता पिता आते हैं तो सामने खड़ी होती है थकी हारी कविता। बहन जी, बुरा न माने तो एक बात बोलूं? वो क्या है ना, कविता शादी के बाद उतनी चमक नहीं रही जैसे शादी से पहले। क्या हो गया, कुछ बात है क्या? उसका कारण भी आप ही है समधन जी। वैसे अब मैं क्या बोलूं, कुछ देर रहिए, खुद ही समझ जाइएगा। बस फिर क्या, कविता खाना लगाती है। एक एक करके खाना लगाकर जैसे ही वो खाना खाने बैठती है, बहू ज़रा मेरे कमरे से चश्मा तो ले आ। कविता चश्मा लाकर बैठी होती है कि वनीता का बच्चा बोल पड़ता है। चाची, मुझे ये नहीं, मुझे मैगी खानी है, मैगी बना कर लाओ। कविता मैगी बनाकर बैठ रही होती है कि जेठानी बोल पड़ती है। कविता, वो मेरे हाथों में तो मेहंदी है ना, तो ज़रा मुझे एक बड़ा चम्मच धोकर तो देना।
हाय रे, कविता उन्हें चम्मच देकर बैठी ही होती है कि ननद आ जाती है। भाभी क्या है, ब्लाउज तो दिया ही नहीं आपने, जल्दी से लेकर आइए, चलिए। माँ देखती रहती है कि ये क्या हो रहा है। बेटा कभी किसी को ना भी बोल दिया कर। बस सासू माँ को तो इसी बात का इंतज़ार था। देखा बहू, तेरी माँ अब क्या बोल रही है, तू कभी ना भी कर दिया कर। कविता जो थकी बैठी थी वो सास की बात सुनकर रो पड़ती है, सास को गले लगा लेती है। तभी कविता के पिता, कविता जरा चावल तो देना। पापा खुद ले लीजिए, माँ को बोल दीजिए, अभी मैं रो रही हूँ। कविता की बात पर पूरा घर हंस पड़ता है और अब कविता वहीं हाँ करती है जहाँ वो कंफर्टेबल होती है।